मैं मेडिकल से दवाइयाँ लेकर निकल रहा था। मेरा पैसों से भरा हुआ बटुआ मैं जेब में रखते समय गलती से नीचे गिर गया था। मैं कुछ दूरी आगे बढ़ गया था, तभी एक लड़की ने मुझे आवाज देकर रोका और कहा, ये आपका पैसा का बटुआ गिर गया है। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें सारे पैसे थे। इतने पैसे होने के बावजूद उस लड़की ने उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया था। यह देखकर मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने वो पैसे नहीं लिए। उसने मुझे काम मांगा, इसलिए मैंने उसे अपने घर के काम के लिए रख लिया। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उस दिन मैं बाथरूम में नहाने गया था और नहाने के लिए तौलिया लेकर जाना भूल गया था। मैंने उसे आवाज दी तो वह तौलिया लेकर आई। उसने बाथरूम के दरवाजे से अपना वो नाजुक हाथ अंदर कर के तौलिया दिया। मैंने तौलिया लेते समय उसके हाथ का हल्का सा स्पर्श महसूस किया और आगे कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुहास है। मैं नौजवान, स्मार्ट और हैंडसम और एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करने वाला इंसान हूँ। नौकरी की वजह से मुझे शहर में रहना पड़ता है, जबकि मेरे माता पिता गांव में ही रहते हैं। हमारे पास खेती है, इसलिए उन्हें गांव का खुला वातावरण इतना पसंद है कि शहर आना उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगता। सच कहूँ तो वो शहर में रह ही नहीं सकते, इसलिए मैं शहर में एक छोटे से 1 BHK में अकेला ही रहता हूँ। शुरुआत में मैं होटल का या मेस का खाना खाता था, लेकिन वहाँ का तेलिया और तीखा खाना शरीर को पचने लगा और सेहत पर असर पड़ने लगा। फिर मैंने घर का साधारण गरम गरम खाना बनाना शुरू कर दिया। मेरी सैलरी अच्छी है, जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। फिर भी उम्र शादी की हो गई थी, इसलिए घर वाले मेरे लिए लड़कियां देखने लगे थे। उसी प्रक्रिया में वो दिन आया। मैं पास की मेडिकल में कुछ दवाइयाँ लेने गया था। तभी दरवाजे से एक सुंदर लड़की अंदर आई। उसका चेहरा देखते ही मेरी नजर उस पर जैसे ठहर गई। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और सिर पर हल्का सा दुपट्टा। उसके व्यक्तित्व में एक सादी सी लेकिन आकर्षक सुंदरता थी, जैसे कोई शांत सुबह। लेकिन उस सुंदरता के साथ ही उसके चेहरे पर थकान, तनाव और बीमारी की हल्की झलक थी, जैसे उसने बहुत समय से ठीक से नींद ही नहीं ली हो। शायद वह किसी मुसीबत से गुजरी थी या किसी की चिंता में थी। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेडिकल वाले को एक छोटी सी पर्ची देकर कहा, भैया ये दवाइयाँ दे दीजिए। मेडिकल वाले ने दवाइयाँ निकाल कर कहा, 300 रुपये होंगे। वह पल भर के लिए रुक गई, अपना बटुआ खोला और अंदर देखा। वहाँ सिर्फ 150 रुपये थे। वह धीमे शर्मीले स्वर में बोली, भैया मेरे पास इतनी ही है, 150 की दवाइयाँ दे दीजिए, बाकी पैसे मैं बाद में लाकर दे दूंगी। मेडिकल वाला इंसानियत से पेश आया और उसे 150 की दवाइयाँ दे दी। मैंने भी अपनी दवाइयाँ ली, जेब में रखी और बाहर निकलकर अपनी 4 व्हीलर की तरफ चलने लगा। तभी पीछे से एक कोमल नाजुक आवाज आई, साहब, अरे साहब। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़की जल्दी जल्दी लेकिन नम्रता से मेरी तरफ आ रही थी। वह मेरे पास आई और अपनी मीठी साफ आवाज में बोली, ये बटुआ आपका है क्या? मेडिकल के पास गिरा हुआ था, मुझे मिला। मैं हैरान रह गया, जेब में हाथ डाला तो वो सच में मेरा बटुआ नहीं था। मैंने उसे उसके हाथ से लिया, खोला और देखा। हाँ, वो मेरा ही था और पैसों से भरा हुआ था। उस पल मन में एक ही विचार आया, आजकल की दुनिया में कोई इतना पैसों से भरा बटुआ वापस लाता है क्या? सच में ऐसा होता है? मैं इसकी तरफ कृतज्ञता से देखते हुए बोला, सच में मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इतना पैसों वाला बटुआ मिल जाए तो बहुत लोग उसे अपने पास रख लेते हैं। आपने लौटाया, इसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, और अभी अभी मैंने देखा आपके पास तो दवाइयों के लिए भी सिर्फ 150 रुपए थे, फिर भी इतना बड़ा पैसों से भरा बटुआ आप वापस दे रहे हैं। वह शांत स्थिर स्वर में बोली, मुझे मुफ्त की कोई चीज पसंद नहीं साहब। ऐसे मुफ्त के पैसे अपने पास रखे जाए तो वह हाथ का पाप बन जाता है।
और पाप कभी भी इंसान के काम का नहीं होता। वह जितनी आसानी से मिलता है उतनी बड़ी तकलीफ देकर लौटता है। उसके उन शब्दों में एक अनोखी हिम्मत, सादगी और दिल की साफ योगी की थी। उस पल मुझे महसूस हुआ यह लड़की अलग है। उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे पर नहीं, उसके विचारों में भी है। मैंने उसे कृतज्ञता से देखा, अपने बटुए से 500 रुपए की एक नोट निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए, ये इनाम है। अपने इतनी ईमानदारी से बटुआ लौटा दिया इसके लिए, मगर वह तुरंत एक कदम पीछे हटकर बोली, नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती। बिना काम के मिला मिला 1 रुपया भी मेरे पेट में नहीं जाता, और मैंने आज तक ऐसा कभी होने भी नहीं दिया। मैंने उसे फिर शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, ये मुफ्त नहीं है, यह मेरी कृतज्ञता है। लेकिन इस बार उसकी आवाज और भी स्थिर थी। वह बोली, नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए। उस पल मुझे उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति महसूस हुई। गरीब थी, लेकिन स्वाभिमान उससे कहीं ज्यादा था। अचानक वह थोड़ी झिझकते हुए बोली, साहब, आपकी जान पहचान में कहीं कोई काम हो तो बताइएगा। मैं बहुत दिनों से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा। घर की हालत बहुत खराब है। वह बोल रही थी, लेकिन उसके आंखों में छिपी तकलीफ, हार मान चुकी थकान और होठों पर कम कंपती मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। मैंने पूछा, आप कौन सा काम कर सकती है? उसने हल्की सांस लेकर कहा, मैं कोई भी काम कर लूंगी। आप जो कहेंगे वो, बस घर का गुजारा चले, इसलिए काम मिलना बहुत जरूरी है। उसके उत्तर में लाचारी भी थी और एक जिद भी, अपने पैरों पर खड़े रहने की। मैंने उससे कहा, इस शहर में मुझे भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो मेरे घर में काम कर सकती है। मैं अकेला रहता हूँ, खाना पीना साफ सफाई में बहुत दिक्कत होती है, और आप ईमानदार लगती है, मेहनती भी होंगी ऐसा लगता है। यह सुनकर उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई, जैसे किसी ने अंधेरे में उसे दिया पकड़ा दिया हो। वह बोली, सैलरी कितनी देंगे? मैंने कहा, आप बताइए। उसने थोड़ा सोचकर कहा, 9,000 रुपए दीजिए। 9,000 मेरे लिए आसान था, लेकिन उसके लिए शायद जिंदगी बदलने वाली रकम थी। मैंने तुरंत कहा, ठीक है। फिर मैंने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वह बोली, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, अब गोलियां ले ली तो थोड़ा ठीक लग रहा है। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आई। इतनी बीमार होने के बावजूद वह काम मांग रही थी। मैंने पूछा, तो कब से आओगी काम पर? वह बोली, कल से आऊंगी। लेकिन आप रहते कहाँ है? मैंने कहा, आइए, मैं घर दिखा देता हूँ, बहुत दूर नहीं है। ये मेरी 4 व्हीलर है, बैठिए, हम दोनों गाड़ी तक चले। मैंने उसके लिए दरवाजा खोला। वह बहुत कमजोर थी, इसलिए धीरे से पीछे की सीट पर बैठ गई। उसकी चाल ढाल में थकावट, दर्द और थोड़ा डर भी था। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और उसकी धीमी सांसों की आवाज के साथ गाड़ी शांत सड़क पर निकल गई। मैंने गाड़ी का शीशा ठीक से सेट किया, सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि कहीं उसका वो खूबसूरत, थोड़ा थका हुआ लेकिन महसूस मासूम चेहरा शीशे में दिखाई दे रहा है या नहीं। उसके नाजुक चेहरे में एक अलग ही खींच थी, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिखाया था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोमलता बची थी। मैं धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, आपने अपना नाम तो बताया नहीं? वह थोड़ी झिझक कर बोली, मेरा नाम कांचन है। मैं हंसकर बोला, वाह, बिल्कुल नाम की तरह सुंदर। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, और आपका नाम? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम सुहास है। कुछ पल चुप्पी छा गई, लेकिन उस चुप्पी का मायना अलग था। पहचान, भरोसा और दोनों की जिंदगी में कुछ बदलने वाला है, ऐसी एक हल्की सी अनुभूति। थोड़ी ही देर में मेरा किराए का घर आ गया। मैंने गाड़ी रोकी, उतरकर पीछे का दरवाजा खोला और उसे सावधानी से उतरने को कहा। उसकी चलने में कमजोरी और भी साफ नजर आ रही थी। वह शांति से मेरे पीछे पीछे चली। मैंने रूम का दरवाजा खोला और जैसे ही वह अंदर आई, उसके चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य दिखाई दिया। इतना साफ सुथरा, व्यवस्थित और खूबसूरत फ्लैट शायद उसने पहले कभी नहीं देखा था। हॉल, बेडरूम, किचन, बालकनी, मैंने सब उसे दिखाया।
वह धीरे से बोली, आपका घर बहुत सुंदर है, बड़ा भी है। मैं मुस्कुराकर बोला, किराए पर लिया है, लेकिन यहाँ रहना अच्छा लगता है। फिर मैंने उससे कहा, आप सोफे पर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। वह धीरे से बैठ गई। उसके फीके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। इसलिए मैं किचन में गया और खुद ही गर्मा गर्म कटिंग चाय बनाकर लेकर आया। चाय उबलते समय वो सुगंध उठी, वह पूरे घर में फैल गई और घर जैसा ताज़ा हो गया। मैं 2 कप गरम चाय लेकर हॉल में आया तो वह सामान से खड़ी हो गई। मैंने उससे बैठने को कहा और चाय का कप उसके हाथ में दिया। गरम चाय पीते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई, जैसे बहुत दिनों के बाद उसने खुद को थोड़ी शांति और सुरक्षा महसूस करने दिया हो। चाय खत्म होने के बाद मैंने जेब से 2,000 रुपये निकाले और कहा, ये लीजिए एडवांस, आपको खर्च में लगेंगे। वह तुरंत बोली, नहीं, मैं नहीं लूंगी। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और पैसे उसके हाथ में रख दिए। उस स्पर्श में अधिकार नहीं था, सिर्फ सुरक्षा, भरोसा और इंसानियत थी। उसने मुझे देखकर हल्का सा संकोच से मुस्कुराया और मैं शांत स्वर में बोला, झिझकिए मत, आप कल से मेरे घर में काम करने आ रहे हैं और मैं आपको कामवाली नहीं समझता। आप मुझे घर की अपनी ही किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे लगती है। मेरे शब्द सुनकर उसके चेहरे पर एक सच्ची गर्माहट भरी मुस्कान आई और वह धीमी आवाज में बोली, हाँ, आती हो। मैंने पूछा, मैं आपको घर छोड़ दूं? लेकिन वह तुरंत बोली, नहीं, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी, मेरा घर यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। मैंने कहा, ठीक है। वह दरवाजे से बाहर जाते समय पाँव में हल्की झिझक लिए हुई, लेकिन अपने सौम्य सौंदर्य के साथ इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी आंखें कुछ पल उसी पर अटक रही गई, जैसे वह चुपचाप मेरी जिंदगी के दरवाजे से अंदर आई और अदृश्य रूप से कुछ बदलकर चली गई। उसकी वह नाजुक आकृति धीरे धीरे दूर जाती रही, लेकिन मेरे मन में उसका एक अलग ही स्थान बन चुका था। जैसे उस क्षण भर की मुलाकात ने मेरी शांत जिंदगी के पानी में एक हल्का सा कंपन पैदा किया हो। मैं दरवाजे के पास खड़ा रहा तब तक, जब तक उसका पाटमोरा शरीर आंखों से ओझल नहीं हो जा गया। और फिर मैंने धीरे से आंखें बंद की। मन में एक अजीब सी शांति और अनजानी खुशी की लहर फैल गई। मेरे कारण एक गरीब मुसीबत में फंसी लड़की को काम मिल गया था। उसके घर का गुजारा चलने वाला था और साथ ही मेरा भी खाना, सफाई और रोजमर्रा की दिक्कतें खत्म होने वाली थी। मैं सोफे पर लेट गया और उसकी यादों में खो गया। कांचन का वह शांत, मासूम, थोड़ा बीमार लेकिन बेहद साफ दिल वाला चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने उभरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं मार्केट गया, ताजी सब्जियां, किराना लाया और फिर घर आकर साधारण लेकिन गर्मा गर्म खाना बनाकर खाया। मैं सोने चला गया क्योंकि सुबह मुझे दफ्तर जाना था, लेकिन सोते वक्त भी मेरा मन में से कांचन का विचार हट नहीं रहा था। एक सरल, शांत, स्वाभिमानी लड़की जो दर्द छुपाकर भी चेहरे पर संयम रख सकती है, ऐसी इंसानें बहुत कम मिलती है। दूसरी सुबह ठीक 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं आधी नींद में था, आंखें मलते हुए दरवाजे तक गया और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कांचन खड़ी थी। सादी, साफ, भले ही कपड़े पुराने थे, लेकिन उसने इतनी सुंदरता से साड़ी पहनी थी कि सुबह की रोशनी में उसका रूप और भी खिला हुआ लग रहा था, जैसे बीमारी का कोई निशान बाकी नहीं था। मैंने रास्ता दिया और वह अंदर आई। अंदर आते ही बिना एक शब्द कहे उसने घर की झाड़ू उठाई और तेजी से सारे कमरे साफ करने लगी। उसके हाथों का वेग, उसके काम का सलीका और पूरे ध्यान से काम करने की उसकी आदत देखकर मैं सचमुच हैरान था। झाड़ू करने के बाद उसने हाथ धोए और सीधे किचन में जाकर गर्मा गर्म चाय बनाना शुरू कर दिया। मैं अखबार लेकर बैठा था। कुछ देर में उसने मेरे सामने गर्म चाय रखी और बोली, ये लीजिए चाय। मैं मुस्कुराया और पहला घूंट लिया। घर के हाथ की चाय जैसा स्वाद कहीं नहीं होता। मैंने उससे कहा, आप भी चाय लीजिए।
वो थोड़ी झिझकते हुए सिर हिलाकर अपने लिए कप ले आई। अखबार पढ़कर हुआ तो मैं नहाने चला गया। नहाकर जब बाहर आया, बाल सवारे तभी किचन में कंचन की मधुर आवाज आई, साहब नाश्ता तैयार है। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने नाश्ता परोसा, गरम सुगंधित बिल्कुल घर जैसा। मैंने पूछा, तुमने नाश्ता किया? उसने सिर हिलाकर नहीं कहा। उसके चेहरे पर छुपी हुई थकान देखकर मुझे महसूस हो रहा था वह बहुत सुबह आई है, शायद खुद के लिए समय भी नहीं मिला। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, थोड़ा सा खा लो, मुझे अकेले खाना पसंद नहीं। वह पहले झिझकी, मना करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आग्रह पर आखिरकार उसने दो चार कोर मेरे साथ खाए। उस पल उसकी नजरों में मेरे लिए एक हल्की भरोसे की रेखा उभरी, जैसे उसने सोचा हो ये इंसान अलग है। नाश्ता खत्म होने के बाद वह तुरंत किचन में गई और दोपहर के खाने के लिए खाना बनाने लगी। उसके हाथों में एक अजीब सी फुर्ती और सरीखा था। थोड़ी देर में उसने रोटियां, सब्जी, भात सब तैयार किया और एक साफ व्यवस्थित डिब्बा भरकर लाई और बोली, आपका टिफिन तैयार है। मैं उसे देखते हुए खड़ा था। वह भी कुछ पल मुझे देखती रही। मेरे सूट बूट वाले ऑफिस लुक से शायद वह थोड़ा घबरा गई थी। उसकी आंखें हल्की सी घबराई और फिर उसने नजर झुका ली। वह बोली, मैं चलती हूँ, देर हो जाएगी, और धीरे से दरवाजे से बाहर चली गई। उसके उस कोमल चलने में, उसकी आवाज की मिठास में और उसकी आंखों के सरल लेकिन नर्म भावों में कुछ ऐसा था जो बिना बोले मेरे दिल में उतरता जा रहा था। मैं अपना टिफिन लेकर गाड़ी में बैठा और ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा आगे बढ़ा कि था कि अचानक मेरी गाड़ी के सामने कांचन सड़क पर चलती हुई दिखाई दी। मैंने हल्का सा हॉर्न दिया। उसने मुड़कर मुझे देखा और कुछ पल रुक गई। मैंने शीशा नीचे किया और कहा, आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह तुरंत बोली, नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। उसकी आवाज में संकोच भी था और उसके स्वाभिमान की शांत लेकिन मजबूत रेखा भी थी। मैं मुस्कुराकर बोला, अरे चलो ना, देर हो जाएगी तुम्हें। और आखिरकार वह धीरे से पीछे की सीट पर बैठ गई। रास्ते में वह पीछे से मुझे दिशा बताती रही। उसका घर मेरे ऑफिस से रास्ते में ही था, इसलिए हमने कुछ मिनटों का सफर साथ तय किया। उन पलों में वह कुछ नहीं बोली, लेकिन शीशे में उसके शांत सुंदर चेहरे की झलक देखते हुए मेरे मन में उसे समझने की एक अजीब सी उत्सुकता जाग रही थी। उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी, जैसे जिंदगी ने उसे चाहे जितना दर्द दिया हो, लेकिन उसके मन की अच्छाई भी अभी भी जिंदा हो। दिन एक एक बीतते गए। कांचन रोज समय पर आती थी। सुबह की किरणों उसके बनाए गरम चाय नाश्ते से उज्जवल हो जाती। शाम उसके शांत स्वभाव से घर में मधुर गर्माहट छोड़कर जाती। उसका खाना बेहद स्वादिष्ट, काम बहुत साफ सुथरा और उसका स्वभाव उससे भी अधिक सुंदर। उसकी मौजूदगी ने घर में एक अजीब सी शांति भर दी थी। लगभग एक महीना हो चुका था। उस दिन मुझे ऑफिस की सैलरी मिली थी। शाम 5:30 बजे मैं घर आया और कुछ देर बाद डोर बेल बजी। दरवाजा खोला तो कंचन सामने खड़ी थी, हमेशा की तरह शांत सरल, लेकिन फिर भी देखने में बहुत सुंदर। वह अंदर आई, घर साफ किया, फिर मुझे गर्म चाय दी और फिर किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद वह बोली, साहब खाना बन गया है, अब मैं चलती हूँ, देर हो जाएगी। घड़ी में 6:30 बजे थे। मैंने उसे रोका और कहा, कांचन जरा रुको, और ड्रॉवर से उसका पहला वेतन निकाला। एक छोटा सा बंडल उसके हाथ में देते हुए मैंने कहा, ये लो, तुम्हारी तनख्वाह। पैसे हाथ में लेते ही उसकी आंखों में पानी भर आया। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की इतनी इज्जत से काबुलियत दी थी। उसने पैसे गिने, 12,000 रुपए थे। वो हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, साहब आपने ज्यादा दिए हैं, मेरी तनख्वाह तो 9,000 है, अपने गलती से ज्यादा दे दिए। वह बंडल में से 3,000 रुपए निकाल कर मुझे लौटाने लगी। उसी क्षण मैंने उसका वो नाजुक हाथ उन पैसों के साथ हल्के से पकड़ लिया और दृढ़ लेकिन नरम आवाज में कहा, नहीं, रहने दो, मैंने जानबूझकर ज्यादा दिए हैं। कांचन, तुम ईमानदार हो और ईमानदार इंसान को थोड़ा ज्यादा देना कभी गलत नहीं होता।
मैंने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, तुम्हारा खाना कमाल का है। मुझे लगा तुम्हारे काम और तुम्हारी ईमानदारी को यह देना ठीक है, लेकिन मेरे शब्दों के बावजूद उसने दृढ़ता से वे 3,000 रुपये फिर से मेरे हाथ पर रख दिए। उसकी सीधी साफ नजर और उन कांपती उंगलियों में ऐसी सच्चाई थी कि मेरी आंखें भी नम हो गई। मैं उसे देखते हुए धीमे स्वर में बोला, कांचन, तुम वाकई बहुत ईमानदार हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे जैसी लड़की कभी नहीं मिली। उसकी आंखों के किनारे चमके आंसुओं से भीग गए और वह हल्के स्वर में बोली, थैंक यू सर, मैं चलती हूँ, कहकर धीरे से मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उस पल मुझे महसूस हुआ जिसका दिल इतना साफ हो, जिसने अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहा हो, फिर भी उसकी विनम्रता और संयम कभी टूटे नहीं। ऐसी लड़की बेहद अनमोल होती है। वह सिर्फ अपने काम के लिए आने वाली लड़की थी, लेकिन मैं तो अनजाने में ही उसकी मोहब्बत में गहराई तक डूब चुका था। दिन इसी तरह मधुर लय में गुजरते रहे। उसका रोज सुबह शाम आना, चाय नाश्ता खाना बनाकर शांत स्वर में मैं चलती हूँ कहकर जाना, यह सब उसके लिए भले ही रोज की दिनचर्या हो, लेकिन मेरे लिए हर दिन की नई प्रतीक्षा बन गया था। उसकी शांत बातें, उसके हाथों की चुस्की, हर काम में दिखने वाला समर्पण और मुझे देखते समय उसके होठों पर आने वाली छोटी सी कोमल मुस्कान, ये सब मेरे दिल में धीरे धीरे गहराई तक उतर रहा था। 4-5 महीने इसी तरह सहज सुंदर लय में बीत गए। इन महीनों में कांचन ने अनजाने में ही मुझे अपना बना लिया था। उसकी हर हरकत में एक आदर, एक ममता और एक उसकी आंखों में एक शांत भरोसा दिखता था, लेकिन साथ ही उसकी आंखों के भीतर कहीं गहरा छुपा दुख मुझे हमेशा महसूस होता, जैसे उसके मन में कोई पुरानी जख्म अब भी दर्द कर रहा हो, लेकिन वह उसे कह पाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। उस रविवार मैं सुबह 7 बजे उठा। रोज की भागदौड़ नहीं थी, इसलिए सुबह शांत थी, लेकिन थोड़ी देर में ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने कांचन थी। रविवार होने के बावजूद समय पर हमेशा की तरह सादी लेकिन मन पर सीधी उतरने वाली वह अंदर आई और सामान्य तरीके से काम में लग गई। मैं अखबार पढ़कर नहाने चला गया। नहाते समय जब साबुन लगा रहा था, अचानक याद आया मैं तौलिया लाना भूल गया। एक क्षण में चिढ़ गया। भीगे हुए बाहर आना संभव नहीं था। फिर मैंने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर आवाज दी, कांचन, मैं तौलिया भूल गया हूँ, जरा ले आओगी? वह मेरे बेडरूम में गई, तौलिया उठाया और कुछ सेकंड में बाथरूम के पास आ गई। ये लीजिए तौलिया, कहकर उसने दरवाजे की बाजू से अपना नाजुक हाथ अंदर किया। उस पल उसकी उंगलियां, उसकी नरम त्वचा और तौलिया पकड़ते हुए समय उसके हाथ का वो हल्का सा स्पर्श जैसे मेरी सांस को रोक देने वाला था। मैंने तौलिया लेते हुए हल्का सा उसके हाथ को छुआ और उसी क्षण मेरे पूरे बदन में जैसे एक हल्की सी बिजली दौड़ गई। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। मैंने दरवाजे से बाहर झांक देखा। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। शर्म, डर और कोई कोमल सी भावना उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने नजरें झुका ली और जल्दी से किचन की तरफ चली गई। मैं तौलिया लेकर बाहर आया, कपड़े पहने, लेकिन मेरे हाथ पर उसके उस स्पर्श की गर्मी अब भी ताजा थी। दिल में एक अजीब सी खींच थी, एक ओढ़ी हुई चाहत जो मुझे उसकी तरफ और गहराई से खींच रही थी। मैं किचन की तरफ गया। वह खाना बनाते हुए खड़ी थी। मुझे देखते ही उसका हाथ क्षण भर थम गया, जैसे वह हिल भी नहीं पा रही थी। फिर वह तुरंत अपनी झिझक छुपाकर काम में लग गई। मैं उसके बहुत करीब खड़ा था। उसके सांसों की हल्की सी महक, उसकी साड़ी से उठती एक कोमल गर्माहट जैसे मेरे शरीर के चारों ओर गिर रही थी। उसने आंखों के कोने से मुझे देखा। वो एक पल का नजारा मिलना था, लेकिन उस छोटी सी नजर में उसकी शर्म, उसकी हल्की सी घबराहट और मेरे लिए छुपा हुआ एक कोमल आकर्षण साफ महसूस हुआ। अब मन में दबी मोहब्बत को रोक पाना मुश्किल था। मैंने धीरे से उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह चौंक गई। उसकी उंगलियों की हल्की कंपी मैंने महसूस की, पर उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। यही तो उसके दिल का पहला स्वीकार था। हमारी आंखों
के एक दूसरे में अटक रही और उस नजर में कोई शब्द की जरूरत ही नहीं थी। पहली बार मुझे उसकी आंखों में जमा हुआ दर्द, कई सालों का दबा हुआ दर्द, अकेलेपन की गहराई और मेरे लिए उग रहा एक नाजुक भरोसा साफ साफ दिखाई दिया। मैंने धीरे से लेकिन भावनाओं से भरी आवाज में कहा, कांचन, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे दिल से लेकर तुम्हारे स्वभाव तक, और इन 4-5 महीनों में तुम मेरे लिए दिल में बहुत गहराई तक उतर चुकी हो। मुझे तुम सच में अच्छी लगने लगी हो, और हाँ, तुमसे मुझे प्यार हो गया है। मेरे शब्द सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया, उसके होठ कांप रहे थे। मैंने धीरे से उसका सुंदर चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों से गिरते आंसू पोंछे और धीमे स्वर में पूछा, कांचन, क्या हुआ? तुमको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? वह कुछ पल शांत रही, उसकी उस चुप्पी में बहुत गहरा दर्द छिपा था। फिर कांपती आवाज में वह बोली, साहब, आपको पता है मैं विधवा हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मेरा सांस एक क्षण को अटक गया। इतना बड़ा सच इतनी शांति से बताने वाली यह लड़की मुझे उस पल और भी बड़ी लगी। वह आगे बोली, कुछ साल पहले मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हुई थी। हमारा संसार बहुत सुंदर था, बहुत प्यार था, लेकिन शायद भगवान को हमारा सुख पसंद नहीं आया और शादी के सिर्फ 2 साल में मेरे पति का अचानक निधन हो गया। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे मामा मामी ने पाला पढ़ाया और प्यार दिया, लेकिन मेरा संसार टूट गया और मैं अकेली रह गई। फिर मामा के घर वापस जाना संभव नहीं था, इसलिए मैं एक छोटे से किराए के कमरे में अकेली रहती हूँ। साहब, मैं विधवा हूँ और आप जवान है, सुंदर है, अच्छी नौकरी करते हैं, स्थिर है। आपको मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर, अमीर और योग्य लड़की मिल जाएगी। मेरी जिंदगी टूटी है और आप मेरे जैसे लड़की से प्यार। इतना कहते कहते उसका स्वर टूट गया, उसके गालों पर आंसू बह निकले और उन आंसुओं में कई सालों की दबाई हुई पीड़ा थी। मैं यह सुनकर स्तब्ध था। सीने में एक ठिस उठी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि यह लड़की सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिल रखती है जिसने जिंदगी का बहुत दर्द झेला पर फिर भी अपना मन साफ रखा है। और अब पहली बार किसी ने उसे बिना छुए भी दिल से सहारा दिया है। मैंने फिर उसका वो नाजुक गर्म हाथ अपने हाथ में लिया और शांत, दृढ़ और प्यार से भरी आवाज में कहा, कांचन, तो क्या हुआ? तुम विधवा हो, इसमें गलत क्या है? दुख आया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा दिल, यही सब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम कौन थी या तुम्हारे अतीत में क्या हुआ, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि तुम आज कौन हो, और तुम मुझे दिल से अच्छी लगती हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच में प्यार है। इतना कहते ही मैंने उसका हाथ धीरे से खींचा और उसे अपने सीने से लगाकर गले लगा लिया। कांचन ने अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया और अचानक फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन वह रोना दर्द का नहीं था, बल्कि कई सालों के बाद किसी की बाहों में सुरक्षित होने का, किसी का अपना बनने का दबा हुआ भाव बाहर आने लगा था। उसके उस रोने से मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई, जैसे मैं सिर्फ उसे गले नहीं लगा रहा था, बल्कि उसकी सारी उदासी, अकेलापन, उसके सीने में दबी चुभन, सब अपने अंदर समेट रहा था। कुछ देर बाद वह मेरे सीने पर रोती रही, फिर धीरे धीरे शांत होकर मेरे आलिंगन से अलग हुई। उसका कोमल, सुंदर, थोड़ा भीगा हुआ चेहरा मैंने दोनों हाथों से पकड़ा। उसके होठों पर नहीं, बल्कि उसके गालों पर एक कोमल गर्म चुंबन दिया, मानो उस चुंबन ने उसके मन के सारे टूटे तारों को धीरे से सुलझा दिया। वह फिर से मेरी बाहों में आ गई और उस क्षण जैसे हमारी दोनों की आत्माएं एक अदृश्य धागे से एक दूसरे से बंध गई। मैं उसके बालों पर हल्का हाथ फेरते हुए प्रेम से बोला, कांचन, मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम मेरी जिंदगी के साथी बनो, यही मेरी दिल से इच्छा है। उसके आंखें हैरान होकर बड़ी हो गई, आंसू चमक उठे और वह सिर हिलाकर हाँ में जवाब देते हुए मेरे कंधे पर सिर रख दिया। वह हाँ सिर्फ शादी की नहीं थी, बल्कि उसके टूटे जीवन में फिर से जीने की उमंग और लौट आने की थी। उस दिन ने हमारा प्यार दिन ब दिन और भी
खिलने लगा। कंचन के चेहरे पर फिर से मुस्कान देखकर मेरा दिल हर दिन नया खिल उठता। कुछ दिनों बाद मैं कंचन को अपने माता पिता से मिलाने गाँव ले गया। मैंने उन्हें उसकी पूरी सच्चाई बताई, उसकी वास्तविक स्थिति, उसका विधवापन, उसका अकेलापन, उसकी संघर्ष भरी जिंदगी, सब कुछ साफ साफ बता दिया। माँ बाप ने 2-3 दिन शांत होकर सोचा, कांचन से बात की, उसके मन को जाना, उसके स्वभाव की सच्चाई और उसके दिल में बसने वाली ममता को महसूस किया। और धीरे धीरे उन्हें भी कांचन के लिए एक स्वाभाविक अपनापन महसूस होने लगा। कांचन ने भी मेरे माता पिता के पैरों में बैठकर मन से आदर दिया। कुछ ही दिनों में वे उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे। आखिरकार माँ बाप ने हमारी शादी के लिए पूरे दिल से हामी भर दी थी। हमारी शादी साधारण तरीके से हुई, लेकिन प्रेम और स्नेह से भरी। न कोई दिखावा, न कोई शोर शराबा, सिर्फ दो दिल, दो परिवार का आशीर्वाद और साथ निभाने का शांत लेकिन दृढ़ संकल्प। आज मैं और कांचन अपने छोटे से घर में बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। उसकी मुस्कान घर को दीपक की तरह रोशन कर देती है। उसकी मौजूदगी मेरी जिंदगी को पूरा करती है। और सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमारे प्यार का एक छोटा सा फूल कांचन के घर में पल रहा है। माँ बाप के चेहरे पर आनंद, घर में हलचल और मेरे मन में भरी हुई कृतज्ञता, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया हो। कंचन के रूप में भगवान ने मुझे प्रेम, आदर, विश्वास और ममता का सुंदर उपहार दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैं और कंचन ने एक दूसरे को जीवन भर के लिए चुनने का निर्णय सही लिया या गलत? अपना मत जरूर कमेंट में बताइएगा। इंसान की कीमत उसके अतीत से नहीं होती, बल्कि उसके मन की स्वच्छता, ईमानदारी और प्रेम देने की क्षमता से होती है। जिंदगी कभी टूटती है, रास्ते कभी अंधेरे लगते हैं, लेकिन सही समय पर मिलने वाला एक अच्छा इंसान पूरी जिंदगी बदल सकता है। प्यार सिर्फ सुंदर चेहरे का नाम नहीं, बल्कि किसी के घाव समझना, उसे स्वीकार करना और उसे फिर से जीने की हिम्मत देना है। हम कौन है, इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि हम किसको कितने दिल से संभालते हैं। इसलिए जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, प्यार, भरोसा और इंसानियत को कभी मत छोड़िए। यही वो चीज है जो इंसान को फिर से खड़ा करती है। मेरी और कंचन की यह प्रेम कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।